हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर 8 इकोनॉमिक्स का। कोड है 318। चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे चैप्टर के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं बेटा, सारे अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहो, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, डेफिनेशन देखेंगे। अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा सेट। ये डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है अगर आती है एग्जाम में तो। ठीक है, की पॉइंट्स देखेंगे क्या कहता है। रिप्रेजेंट द टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा। जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका मेन मतलब ही क्या है कि किसी डेटा की सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद है समराइज लार्ज डेटा इनटू द सिंगल फिगर। बहुत बड़े लार्ज डेटा को एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर देता है ना। जब आप एवरेज निकालते हो तो क्या होता है, बहुत बड़ा डेटा एक सिंगल फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है कॉमनली रेफर टू एज एन एवरेज। जनरली हम इसको किस नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से जानते हैं बेटा। और कौन कौन से टॉपिक आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, अभी देखते हैं जल्दी से। देखो कौन कौन से टाइप्स कवर्ड है। द मेन टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, जिसके अंदर आता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, फिर आता है बेटा मीडियन आता है, उसके बाद क्वार्टाइल आता है, मोड आता है। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेजेस में आपका अर्थमेटिक मीन है, और पोजीशनल एवरेज में क्या क्या आता है, मीडियन, क्वार्टाइल्स और मोड। बेटा ये सारे टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल के जो अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहें, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, चले बढ़ते हैं आगे। बेटा अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा आपको सीरीज का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जब हम अभी समझेंगे वो अकॉर्डिंग टू सीरीज चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, तो सारी सीरीज समझेंगे ध्यान से क्या होती है, हर सीरीज के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो कैसे चेंज होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा आपकी कौन कौन सी टाइप ऑफ सीरीज होते हैं जल्दी से देखते हैं। एक हमारे पास आती है, बताता हूं अभी तीनों। सबसे पहले आती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। क्या नाम लिया मैंने, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, दूसरी आती है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तीसरी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब है बेटा, मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और कोई टेस्ट हुआ आपका 100 मार्क्स का, तो आपको काम दिया गया कि उन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको नोट करने हैं। तो आप क्या करते हैं, रोल नंबर वाइज, यानी कि रोल नंबर 1 से लेकर बच्चों 50 तक आप सब बच्चों के रोल नंबर लिख देते हैं और उनके रिस्पेक्टिव मार्क्स उसके सामने लिख देते हैं, है ना। फर्स्ट रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, सेकंड रोल नंबर के, थर्ड रोल नंबर के, ऐसे करते करते 50 रोल नंबर तक के आपने सारे बच्चों के मार्क्स उनके रोल नंबर के सामने लिख दिए। मतलब आपने कोई ग्रुपिंग नहीं करी, कोई आपने सॉर्टिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि डेटा को आप इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इस कॉलम का हम नाम दे देते हैं एक्स। अभी हम क्या यूज करेंगे एक्स का, बताता हूं अभी। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज। अब मान लो कि आप जो मार्क्स नोट कर रहे हो जिस क्लास के, उस क्लास के अंदर 4 सेक्शंस है। ठीक है, और हर सेक्शन में 40 to 50 स्टूडेंट्स है कि नहीं, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए। तो अब क्या होगा, अब आपको इंडिविजुअली सीरीज बनाना या इंडिविजुअली मार्क्स नोट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो आपने क्या करा, एक खास ग्रुपिंग का मेथड यूज करा। कैसे, आपने दिमाग लगाया कि अगर इतने सारे बच्चों का टेस्ट हुआ है 100 मार्क्स का, तो बहुत से बच्चों के मार्क्स सेम होंगे, है ना। तो इसी बात को यूज करते हुए आपने ग्रुपिंग करी। देखो कैसे, आपने देखा कि 100 में से 95 आए हैं 6 बच्चों के। अब ध्यान दो, मैंने 95 6 बच्चों का लिख दिया एक ही बार में, नहीं तो मेरे को 95 को 6 टाइम्स लिखना पड़ता, है ना। स्पेस बच गई कि नहीं बच गई। तो मैंने क्या लिखा है, 95 की फ्रीक्वेंसी, कि 95 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार। उसके अलावा आपने आगे देखा कि 100 में से 50 भी आए हैं कुछ 15 बच्चों के। फिर आपने देखा 100 में से 10 भी आए हैं 2 बच्चों के। फिर आपने देखा 100 में से 0 भी आए हैं एक बच्चे का, हो सकता है। फिर आपने देखा 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं भैया 2 बच्चों के। तो इसी तरीके से आपने डेटा नोट करा। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपका स्पेस बच रहा है, टाइम बच रहा है, राइट। क्योंकि अब आपने हर डेटा की उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख दी। तो जब डेटा को इस तरीके से नोट करा जाता है तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब आपका डेटा जब और ज्यादा लार्ज हो जाता है, मान लीजिए कि अब आपका जो किसी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का कोई कंपटीशन एग्जाम हुआ है और आपको उन सबके मार्क्स नोट करने हैं, और हर क्लास के 4 5 सेक्शंस हैं, तो अब तो और मुश्किल हो गया डेटा नोट करना। आप डिस्क्रीट भी आपको मुश्किल लग रहा है। तो आपने क्या करा, सारे बच्चों को बुलाया असेंबली ग्राउंड में और आपने करी एक अनाउंसमेंट कि बताओ 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो आपने देखा 15 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया। फिर आपने अनाउंसमेंट करी 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो आपने देखा कि 11 बच्चों ने हाथ उठाए हैं। फिर आपने अनाउंसमेंट करी 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो आपने देखा कि 8 बच्चों ने हाथ उठाए हैं। फिर आपने अनाउंसमेंट करी 30 to 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो आपने देखा कि 16 बच्चों ने हाथ उठाए, एंड सो ऑन। तो समझ गए, जब हम डेटा को इस इंटरवल की फॉर्म में नोट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब ये जो इंटरवल्स हैं, ये है मेरा एक्स का कॉलम और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझो, इंडिविजुअल डेटा कब यूज हो रहा है, जब डेटा स्मॉल है।
और डिस्क्रीट सीरीज कब यूज हो रही है? जब आपका डेटा थोड़ा सा मीडियम है, और जब डेटा बहुत ज्यादा लार्ज है तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन एक और चीज समझो, कॉन्टिन्यूस में इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि देखो इन 15 बच्चों ने जो हाथ उठाए थे, हमें ये नहीं पता कि किसके 2 हैं, किसके 4 हैं, किसके 5 हैं, बस ये पता है कि इन 15 बच्चों के 0 से 10 के बीच में। तो इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है? ये थ्योरेटिकल पॉइंट भी याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस तीनों सीरीज का मतलब अगर आपने समझ लिया है, तो अब हम टॉपिक समझ सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज मीन। तो देखो मीन को समझते हैं सबसे पहले। इंडिविजुअल सीरीज में जो आपका मीन है उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ध्यान से, इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला होता है बेटा, वैसे जो जनरल फॉर्मूला है मीन का वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम हम ऊपर ले लेते हैं और उसके नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता है मीन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना, राइट? तो देखो अगर हम इस फर्स्ट वाले सीरीज की बात करें, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज की बच्चों, तो इंडिविजुअल सीरीज में जो आपके मार्क्स हैं एक्स के कॉलम में लिखे हुए हैं, है ना? और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इन्हीं मार्क्स का मेरे को टोटल करना है। तो यहां पर हम एक सिंबल यूज करते हैं, जब हम टोटल करते हैं ना किसी कॉलम का, तो हम सिग्मा बनाते हैं। ये होता है सिग्मा का साइन, और सिग्मा जिस कॉलम का कर रहे हैं उसका नाम लिख देते हैं, यानी कि सिग्मा एक्स। अब ध्यान से देखो, ये सिग्मा एक्स और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सेम है। नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब काउंटिंग, और हमने अपने एग्जांपल में 50 स्टूडेंट्स लिए थे, तो ये मेरा हो गया n। n क्या हो गया मेरे पास? n हो गया मेरे पास 50, ठीक है? तो अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं यहां पर तो क्या बनेगा? सिग्मा एक्स अपॉन n मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है? और यही मीन अगर हमें समझना हो डिस्क्रीट सीरीज में तो कैसे होगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो चलो बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे मीन का फॉर्मूला। अब देखो फिर से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए मेरे को। अब ध्यान दो, क्या मैं इन x वाले सारी वैल्यूज को प्लस कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास टोटल मार्क्स? नहीं, ध्यान से, ये 95 को मेरे को 6 बार प्लस करना पड़ेगा। याद करो मैंने क्या बताया था, 95 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं, तो एक्चुअली में 95 6 टाइम्स लिखा हुआ है, पर हमने 6 बार ना लिख के उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है 6, राइट? तो आपको 95 को 6 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 95 और 6 को, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल 95 कितनी बार है। फिर ऐसे ही 50 को मेरे को 15 बार लेना है, 10 को 2 टाइम्स लेना है ना? तो हम क्या करते हैं, fx का कॉलम बनाते हैं बच्चों। किसका कॉलम बनाते हैं? fx का। और fx के अंदर क्या है, जितनी भी हमारे पास मार्क्स हैं और जो उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है उन सबको हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। समझ गए? अब अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जो कॉलम है fx, इसका जो टोटल होगा दैट विल बी सिग्मा ऑफ fx, और यही तो होगा मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यही होगा ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये आ जाएगा ऊपर सिग्मा fx, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है ये स्टूडेंट्स, यानी कि जो f का कॉलम है। अगर हम इन सबको टोटल कर दें तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज सिग्मा f। तो ये लो बच्चों, ये आपके सामने डिराइव हो गया डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला, ठीक है? चलिए अब हम बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की तरफ। तो चलिए बच्चों कॉन्टिन्यूस सीरीज देखते हैं। बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने आपको कहा था ये जो एक्स का कॉलम है ना, जिसके अंदर सारे इंटरवल्स लिखे हुए हैं, यही हमारे मार्क्स हैं। लेकिन अब हम इसको f से मल्टीप्लाई कैसे करें? तो मैंने आपको कहा था कि वैसे भी कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो डाटा एक्यूरेट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स बना लेते हैं जो इस x के कॉलम से बनते हैं, ठीक है? यानी 0 10 का मिड पॉइंट क्या होगा? 5, 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या होगा? 15, 20 से 30 का मिड पॉइंट क्या होगा? 25, 30 से 40 का 35। तो अब ये जो मेरे पास मिड पॉइंट का कॉलम बना है, हम इसको सेम x के कॉलम की तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि x का कॉलम नहीं है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम इसको x के कॉलम की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो कहने का मतलब जैसे कि हमने डिस्क्रीट में fx का कॉलम बनाया था, वैसे हम यहां पर बनाएंगे fm का कॉलम, और यही होगा मेरे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस सिग्मा fm। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा मीन का? सिग्मा fm डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ठीक है? तो तीनों सीरीज में हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब एक और ध्यान देने वाली बात, जो हमने अभी तीनों फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज है बेटा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड पढ़ा है हमने तीनों सीरीज में। अभी आगे और भी मेथड्स आने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड, ठीक है? तो चलिए फॉर्मूलाज तो समझ लिए, अब समझते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूलाज को, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा है, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, जो आपको NIS की बुक मिलती है उसी का एग्जांपल है। मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स 5, 11, 16, 17, 19, 24 और 30 मीन निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कौन सी सीरीज है। कौन सी सीरीज लग रही है आपको? ये इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं है? साथ में कोई फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो है नहीं, तो ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल। और बेटा इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी मीन का?
जल्दी से बताओ, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स मेरा यानी कि ये सारी वैल्यूज, तो देखो पहले हमने इन सबको प्लस करा, 5 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 30, ठीक है, टोटल आया 122 और डिवाइड किससे कर दिया, 7 से। तो ये आंसर आ गया हमारे पास मीन का। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता क्या है और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट है आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 है, कौन सी सीरीज है बच्चों, देख के बताओ जल्दी से। एक्स का कॉलम है और एफ का कॉलम है, कौन सी सीरीज लग रही है, यह है डिस्क्रीट सीरीज, है ना। अभी पढ़ा था ना पीछे, एक्स और एफ का कॉलम है यानी कि डिस्क्रीट सीरीज है। फॉर्मूला क्या था एक बार जल्दी से बताएंगे मीन का डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं अभी, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। 100 इंटू 5 इज 500, 140 इंटू 2 इज 280, 170 इंटू 6 इज 1020, 200 इंटू 4 इज 800, 250 इंटू 3 इज 750। कर दिया सबको प्लस। और ये कौन सा कॉलम है, नाम जरूर लिखेंगे, एफ एक्स का। तो अब हम इन सब वैल्यूज को अगर टोटल कर दें तो मेरे को मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ क्या है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। ये लो पहले फ्रीक्वेंसीज का टोटल ही कर देते हैं। तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 3 इज 20। तो नीचे हमें सिग्मा एफ की वैल्यू तो मिल गई 20। अब ऊपर इन सब का अगर हम टोटल कर दे तो इन सब का टोटल आएगा बच्चों 3350। ठीक है, इसको हम ऊपर रख देंगे न्यूमरेटर में 3350। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मीन का आंसर मिल जाएगा। तो मीन का आंसर आएगा बच्चों 167.50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा मीन का आंसर। ठीक है बच्चों, मीन का डायरेक्ट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल 6 जल्दी से। ये बता सकते हो कौन सी सीरीज है, देखो फिर से जैसे ही इंटरवल्स दिख जाए यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात हो रही है। कौन सी सीरीज है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या सीखा है हम लोगों ने कि जो इंटरवल्स होते हैं पहले उनके मिड पॉइंट्स निकाल लो। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, 0 से 10 के लिए 5, 10 से 20 के लिए 15, 20 से 30 के लिए 25, 30 से 40 के लिए 35, 40 से 50 के लिए 45, 50 से 60 के लिए 55। सबके मिड पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखो पहले साइड में। मीन के लिए फॉर्मूला था सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो फिर से सिंपल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और एफ एम क्या हो गया, एफ और एम की मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एफ एम का कॉलम आ जाएगा, है ना। तो करो मल्टीप्लाई जल्दी से, देखो क्या वैल्यूज आती है। तो बेटा अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ एम को तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब अगर इनका टोटल करा जाए तो क्या आता है 5540। ठीक है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 220। तो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज डाल दें 5540 डिवाइडेड बाय 220 तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से डिवाइड करके निकाल। तो आंसर आएगा 25.2। ठीक है, अगर आपको लगता है क्वेश्चंस आपको आते हैं तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करा करो, फिर मैच किया करो। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तीनों सीरीज तो समझ आ गई है। अब हम तीनों सीरीज में जो हमारा सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड वो समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड तीनों सीरीज में समझते हैं। दोबारा से तीनों सीरीज देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज पता लग गया ना क्या होता है, जहां पर डेटा आपका इंडिविजुअली लिखा होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास एक एक्स का कॉलम होता है और सारी वैल्यूज इंडिविजुअली लिखी होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो एज्यूम मीन मेथड है वो ये कहता है कि आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो। एज्यूम करने का मतलब हमने इसको मान लिया a। ठीक है, अब आपका बनेगा एक स्मॉल d का कॉलम, जिसका मतलब होगा x माइनस a, यानी कि x की हर वैल्यू में से आप उस एज्यूम करी हुई वैल्यू को माइनस करते जाएंगे। ठीक है ना, माइनस करते जाएंगे तो d का कॉलम बन जाएगा। बस ये दो ही कॉलम बनाने हैं, क्योंकि अब आपका फॉर्मूला देखो ध्यान से क्या होता है। फॉर्मूला होता है मीन का a यानी कि एज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा d डिवाइड बाय n। अब अगर d का कॉलम बन गया है तो सिग्मा d का मतलब इसका टोटल, है ना। सिग्मा d का मतलब क्या हुआ, इसका टोटल, और n क्या हुआ, नंबर, जितने आपके पास टोटल वैल्यूज हैं। समझ गए। अब समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ध्यान से। तो बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास x का और f का कॉलम होता है, राइट। तो देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे, x के कॉलम में से एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे। पहले हमने कोई भी एक वैल्यू को a मान लिया। अब क्या करेंगे, स्मॉल d का कॉलम बनेगा, अगेन जिसका मतलब है x माइनस a, यानी कि x की हर वैल्यू में से a को माइनस करते जाना है। ठीक है बच्चों, बेटा अभी सिर्फ फॉर्मूला समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो x माइनस a से हमने d का कॉलम बना दिया। अब हम करेंगे f और d को मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, a प्लस सिग्मा f d डिवाइडेड बाय सिग्मा f।
बेटा एक रूल समझ लो ध्यान से, सारे फॉर्मुला याद हो जाएंगे इससे। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मुला याद कर लेते हो तो उसको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप सिग्मा डी अपॉन एन लेते हो यहां पर, तो डिस्क्रीट सीरीज में यहां पे क्या चेंज हो जाता है, यहां पर डी के साथ बीच में एफ इंसर्ट हो जाता है और जो एन है उसकी जगह सिग्मा एफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इतना याद रखते हो तो आप इजिली फॉर्मुलास को कन्वर्ट करके याद रख सकते हो। नाउ अब एफ डी का टोटल कर सकते हैं इजिली, आगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ बी क्या होता है ये भी मैं पता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ए क्या है, वो एज्यूम करी गई वैल्यू जो हमने एक्स के कॉलम में से एज्यूम करी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब एक चीज समझो, अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला समझ लिया है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी फॉर्मूला दिखने में तो सेम ही है। क्या मतलब, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अगर फॉर्मूला सेम है तो सर डिफरेंस क्या है, बेटा डिफरेंस है यहां पर जब आप डी निकालोगे तो एक्स का कॉलम तो होता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, m माइनस ए करेंगे, यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यूज में से एज्यूम वैल्यू लेके उसमें से माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब आपको इंटरवल्स दिए होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे इंटरवल्स दिए होते हैं और आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है ना। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पीछे मीन के लिए क्या किया था, मिड पॉइंट्स निकाले थे, यहां पर भी निकालेंगे मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35। अब आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो, मान लो मैंने 25 को मान लिया ए, तो अब आपका जो डी का कॉलम बनेगा ना बच्चों वो m से बनेगा, यानी कि m माइनस ए। मतलब जो आप x वाले कॉलम के साथ करते हो डिस्क्रीट सीरीज में, वही सेम हम m वाले कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो यानी कि 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, तो देखो 5 माइनस 25 करेंगे कितना आएगा, माइनस 20, 15 माइनस 25 इज माइनस 10, फिर 0, फिर 10, और ऐसे ही आपका जो भी डेटा आगे तक जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब डी का कॉलम बन गया। अब फॉर्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है, एफ डी का सिग्मा करना है, तो एफ का कॉलम आपके पास ऑलरेडी है, डी आपने बना लिया है, तो आप एफ डी का कॉलम इजिली बना सकते हैं, राइट। तो आप एफ और डी को टोटल करेंगे तो आपके पास सिग्मा एफ डी आ जाएगा, फॉर्मूला में पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल पुट करेंगे, जो आपने वैल्यू एज्यूम करी थी वो पुट करेंगे, और आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मुलाज नोट करो जल्दी से, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं तीनों सीरीज का। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखो ये वैल्यूज आपके सामने लिखी है और फिर से मीन निकालना है, लेकिन अब हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो बच्चों, एज्यूम मीन मेथड का मतलब, अच्छा ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो एज्यूम का मतलब आप कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं। लेट सपोज हमने एज्यूम कर लिया 60, ठीक है, ये हमारा हो गया ए, तो हमारा डी का कॉलम बनेगा, और डी का कॉलम कैसे बनता है, एक्स माइनस ए करके, तो माइनस करते जाओ, 10 माइनस 60 इज माइनस 50, 20 माइनस 60 इज माइनस 40, 30 माइनस 60 इज माइनस 30, 40 माइनस 60 इज माइनस 20, 50 माइनस 60 इज माइनस 10, 60 माइनस 60 इज 0, 70 माइनस 60 10, 80 माइनस 60 इज 20 एंड 90 माइनस 60 इज 30। ठीक है बच्चों, सारी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूला क्या कहता है मीन का, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे पहले, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट हम जो डी बनाते हैं डायरेक्ट उसी का सिग्मा करते हैं, तो सबका अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चा, जो माइनस और प्लस कट, माइनस 10 से प्लस 10 गया, माइनस 20 से प्लस 20 भी गया, और माइनस 30 से प्लस का 30 भी गया। अब बचा गया माइनस की दो वैल्यूज बची है, माइनस 50 और माइनस 40, तो यानी माइनस का 90 का टोटल है। और n कितना है, अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो 9 वैल्यूज हैं, और एज्यूम हमने करा था 60 को, यानी कि 60 प्लस सिग्मा डी है माइनस का 90 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया आएगा माइनस 10। तो बच्चों 60 माइनस 10 आंसर आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड से हमने करा है इंडिविजुअल सीरीज में मीन। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं जल्दी से डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन एज्यूम मीन मेथड से। चलिए बच्चों, एग्जांपल 3 देखते हैं। अब ये सॉल्व करने जा रहे हैं हम एज्यूम मीन मेथड से, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी समझ आ गया है तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करेंगे और फिर आंसर मैच करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसके अंदर एज्यूम किया बेटा 170 को हमने मान लिया है ए, तो अब आप क्या बनाएंगे, डी का कॉलम बनाएंगे विच इज एक्स माइनस ए, है ना, माइनस करते जाओ। 100 माइनस 170 इज माइनस 70, 140 माइनस 170 इज माइनस 30, 170 माइनस 170 इज 0, 200 माइनस 170 इज 30, 250 माइनस 170 इज हाउ मच, 30 प्लस 50 80। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, f और d को मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर से एक बार फॉर्मूला देखेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये तो होता है फॉर्मूला, है ना। तो अब हमें a तो पता है 170 है, सिग्मा एफ डी हमें चाहिए, तो एफ डी मतलब f और d को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना होगा, 7 5 35, यानी कि माइनस का 350,
3 टू द 6 यानी कि माइनस का 60, यहाँ पर तो 0 ही आएगा। 4 3 द 12 यानी कि 120 और 8 3 द 24 यानी कि 240। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डी का टोटल कर देंगे जल्दी से। तो बच्चों इसका आंसर होगा 167.50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 5। देखो ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अब आपके पास एक वैल्यू मिसिंग है। एक्स के कॉलम में अगर आप ध्यान से देखो, एक वैल्यू हमने यहाँ पर मिसिंग रखी है और मीन का आंसर आपको पहले से पता है बच्चों। क्या है मीन का आंसर आपके पास? 115.86। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अब हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली मीन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा है, और ये डिस्क्रीट सीरीज है ना। तो डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, है ना। तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल तो कर ही सकते हैं, साथ में हमें एक और कॉलम बनाना है विच इज एफ एक्स। होगा क्या, बाकी सारी वैल्यूज तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन जब आप यहां पर आएंगे तो ये क्या होगा? 14x होगा, है ना। 14 इंटू एक्स इज 14x। तो जितनी भी सारी मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यूज होंगी उनका टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके साथ प्लस में लिख देंगे 14x, क्योंकि 14x जो एक लाइक टर्म नहीं है तो बाकी टर्म्स के साथ ये प्लस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज देखेंगे क्या आएगी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा इसमें 100 और fx का टोटल अगर आप देखेंगे, मतलब इस 14x को छोड़ के अगर मैं बाकी सबको प्लस कर दूं तो वो आता है 9906 और साथ में हमने क्या लिखा है? प्लस 14x। ठीक है, तो बस इन दोनों वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और साथ ही हमें मीन भी पता है ना, तो सब कुछ पुट कर दो यहाँ पर फॉर्मूला में। देखो मीन मुझे पता है 115.86 है, सिग्मा fx मेरे पास निकला है 9906 प्लस 14x डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 100। तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 ऊपर जाएगा तो ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, है ना। 11586 हो जाएगा ये। तो जब ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 11586 राइट इज इक्वल्स टू 9906 प्लस 14x। ठीक है, ये 0 है यहाँ पर 9906। तो अब होगा क्या? 9906 इधर से माइनस होगा, यानी कि 11586 माइनस 9906 इज इक्वल्स टू 14x। तो अगर मेरे को x निकालना है तो इन दोनों को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 14 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके आएगा बच्चों 1680 1680 और उसको हम डिवाइड करेंगे 14 से, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 120। यानी जो मिसिंग वैल्यू थी यहाँ पर x की वो क्या है? 120 है। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 बच्चों ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मीन निकालना है और इस बार हम यूज करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान से देखेंगे स्टेप डेविएशन क्या होता है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या समझना है कि सबसे पहले तो मिड पॉइंट्स निकलेंगे, यानी 0 10 का मिड पॉइंट 5 है, 10 और 20 का 15 है, 20 और 30 के लिए 25 है, 30 टू 40 के लिए 35, 40 टू 50 के लिए 45, 50 टू 60 के लिए 55 राइट। अब क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं तो एक बार जरा फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन के लिए? मीन इज इक्वल्स टू ए यानी एज्यूम वैल्यू प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू आई। अब पहले तो हमने डी पढ़ा था एज्यूम्ड मीन मेथड में, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में डी डैश आ गया है। तो यहाँ पर डी डैश का मतलब क्या है? x माइनस ए, या फिर अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कर रहे हैं तो x की जगह m हो गया मिड पॉइंट्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आई। आई मतलब जो इंटरवल्स का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर इंटरवल्स में अगर हम देखें तो 10-10 का डिफरेंस है राइट। तो अब हम क्या करेंगे? डी डैश का कॉलम बनाएंगे। डी डैश के कॉलम में आप सबसे पहले मिड पॉइंट वाले कॉलम में से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम एज्यूम करेंगे 35। अब 35 को अगर हम एज्यूम करते हैं मिड वैल्यू तो होगा क्या? देखो 5 माइनस 35 तो माइनस 30 और डिवाइडेड बाय, आप डिफरेंस देखेंगे अगर यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, क्या करा हमने? 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, तो माइनस का 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर डी डैश का मतलब लिख सकते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, यहाँ पर हमारा x की जगह m है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखना है। तो माइनस 3 हो गया। उसके बाद 15 माइनस 35 और डिवाइडेड बाय 10। 15 माइनस 35 इज माइनस 20, माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इज माइनस 2। सिमिलरली 25 माइनस 35 इज माइनस 10, माइनस 10 डिवाइड बाय 10 इज माइनस 1। यहाँ पे तो 0 आएगा। 45 माइनस 35 इज 10 एंड डिवाइड बाय 10 इज 1। 55 माइनस 35 इज 20 एंड डिवाइड बाय 10 इज 2। तो डी डैश का कॉलम बन गया। अब फॉर्मूला की क्या रिक्वायरमेंट है? फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है कि हमें एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें कॉलम बनाएंगे एफ डी डैश का। ठीक है, तो ये सारे f की वैल्यूज इनकी डी डैश वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी और उसका टोटल आ जाएगा न्यूमरेटर में और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये जो f का टोटल है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। a हमें पता ही है 35 है, i हमें पता ही है कि 10 है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का टोटल है 220 और एफ डी डैश का टोटल है माइनस का 216। तो बस अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एज्यूम वैल्यू थी 35, सिग्मा एफ डी डैश इज माइनस 216, सिग्मा एफ इज 220 एंड आई इज
10। तो सबसे पहले 0 से 0 खत्म कर देंगे, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 25.2। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या करा, स्टेप डेविएशन मेथड करा है हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन क्या होता है? कंबाइंड मीन का मतलब ये है कि दो अलग अलग सीरीज के डेटास को, दो अलग अलग सीरीज के डेटास को अब हम कंबाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, और कैसे कंबाइन करेंगे, दो अलग अलग सीरीज के डेटास को हम कैसे कंबाइन करेंगे? होगा ये कि जैसे मान लो एक डेटा का हमारे को मीन पता है सपोज 40 और नंबर हमें पता है n1 लिख दिया मैंने सपोज 50। ठीक है, ऐसे ही एक और डेटा उसका भी मीन हमें पता है, इसको मैंने नाम दे दिया मीन 2 है 50 और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सपोज 60। ठीक है, तो हमने ये दो अलग अलग डेटा से मीन निकाला है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंबाइन मीन निकालो, यानी इन दोनों मीन्स को कंबाइन करना है। तो होगा क्या, हम सीधे 40 और 50 को प्लस नहीं कर सकते, बिकॉज ये 50 वैल्यूज का एवरेज है और ये 60 वैल्यूज का एवरेज है। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन मीन का एक फॉर्मूला लगाएंगे। कंबाइन मीन यानी मीन 1 2 इज इक्वल्स टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है ना, तो n1 कितना है हमारे पास 50 है, मीन 1 जो है वो 40 है, n2 हमारे पास 60 है और मीन 2 कितना है 50 है। सारी वैल्यूज डाल दी, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 भी है, यानी कि 50 प्लस 60। तो बस इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आई? तो हुआ ये कि हमने दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी कंबाइन किया, फिर हमने टोटल मीन्स को लेके आंसर निकाला है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है कंबाइन मीन। अब एक और क्वेश्चन से देखते हैं इसको आराम से। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 7 है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो तीसरा भी आ गया वैल्यू n3 और मीन 3। अब क्या करेंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, उसी फॉर्मूला को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 वैल्यूज के लिए भी। कैसे, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब हम लिखेंगे कंबाइन मीन में 1 2 3। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यूज है हमारे पास। n1 है मेरे पास 70, मीन 1 है मेरे पास 50, n2 है 50 और मीन 2 है 55, n3 है 30 और मीन 3 है 45। होल डिवाइडेड बाय n1 मेरा हो गया 70, n2 हो गया 50 और n3 हो गया 30। ठीक है ना, बस अब आपको उसको सॉल्व करना है। 70 इंटू 50, 50 इंटू 55, 30 इंटू 45 करके प्लस करेंगे और फाइनली इसके टोटल से हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। तो बच्चों ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करके ये वैल्यूज आएंगी 3500 प्लस 2750 प्लस 1350 और होल डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, तो बच्चों इन सबको प्लस करके आएगा 7600 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, तो हमारे पास जो कंबाइंड मीन का आंसर आएगा वो क्या होगा, 50.67। 50.67, तो ये आ गया हमारे पास कंबाइन मीन 3 डेटास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन। वेटेड मीन में क्या होता है, आपके पास पहले फॉर्मूला देखते हैं। वेटेड मीन को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा डब्ल्यू लिख देते हैं नीचे और यहाँ पे लिखते हैं हम सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब ये जो डब्ल्यू एक नई टर्म आ गई है, ये आपके वेट्स डिसाइड करता है कि जो भी वैल्यूज है उसमें हर एक की वेटेज कितनी है। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं जल्दी से, आपकी बुक के एग्जाम्पल से। तो बच्चों आपकी बुक का ये है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इसमें ये जो लिखे हैं ना 40 30 20 10, ये वेट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट्स के मैंने नाम नहीं लिखे यहाँ पर, बट आप एग्जांपल से देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है आपका, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के वेट्स लिखे हुए हैं और 3 कैंडिडेट्स हैं A, B और C, तीनों के मार्क्स लिखे हुए हैं हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने हैं। और हमसे पूछा गया कि तीनों स्टूडेंट्स के वेटेड मीन बताओ। तो पहले जब हम मीन निकालेंगे फर्स्ट स्टूडेंट का, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे WX, यानी कि 40 इंटू 60, फिर 30 इंटू 62, 20 इंटू 50 और 10 इंटू 67 का कॉलम बनेगा। यानी कि हम वेट्स A के मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू X, ये सारी X की वैल्यूज एक तरीके से। ठीक है, तो 40 इंटू 62, 30 इंटू 62, 20 इंटू 50 और 10 इंटू 67, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जो इस कॉलम का टोटल होगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा WX। ठीक है, और सिग्मा W मतलब वेट्स का टोटल, और वेट्स का टोटल कितना है यहाँ पर वेट्स का टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना है 100। ठीक है, तो बस ये हम वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे। तो जो फर्स्ट कैंडिडेट्स A है उनका आंसर कितना आएगा, जो कैंडिडेट A है उसके लिए वैल्यूज आएंगी 6030 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर 60.30। सिमिलरली बाकी दो स्टूडेंट्स का कितना होगा वो भी देख लेते हैं। वेटेड मीन ऑफ स्टूडेंट B, वेटेड मीन ऑफ स्टूडेंट C, इन दोनों का आंसर भी देखते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों बाकी स्टूडेंट्स के भी लिख दिए मैंने। 5940 डिवाइड बाय 100, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 59.4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 61.8। तो तीनों बच्चों के हमने वेटेड मीन निकाल दिए हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तीनों बच्चों के जो टोटल मार्क्स आए थे उसके हिसाब से हमने क्या निकाल दिए, वेटेड मीन निकाल दिए। ठीक है बच्चों, तो ये होता है वेटेड मीन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं
मीडियन, ये सारा मीन के टॉपिक्स थे। अब हम शुरू करेंगे मीडियन बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। जो हमने मीन पढ़ा था वो होता है एवरेज वैल्यू और मीडियन होता है मिड वैल्यू। तो इसके अंदर भी तीनों सीरीज में अलग अलग तरीके से सॉल्व होगा। कैसे? एक हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, और तीसरी कौन सी बच्चों? तीसरी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज में यानी कि सिर्फ एक्स का कॉलम होता है और वैल्यूज हमारे को दी होती हैं। लेकिन मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन याद रखो, सबसे पहले हमें अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तभी आप मीडियन निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, एक्स के हमारे पास जो भी वैल्यूज दी हुई है, हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाते हैं, n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म हमारा मीडियन है। मतलब कि अगर मान लो ये x की सारी वैल्यूज मिला के 9 वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, 9+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10/2। इसका मतलब 5th टर्म जो है वो आपका मीडियन है। अब आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे सिंपल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5th नंबर पर जो वैल्यूज लिखी है वो आपका क्या होगा, मीडियन का आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब डाउट आता है यहाँ पर कि मान लो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये इवन नंबर हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर +1 करते हैं तो वो ऑड बन जाएगा। तो मान लेते हैं n आपका 10 है, तो 10 + 1/2 करेंगे तो आपका 11/2 आएगा, यानी कि 5.5 आएगा, 5.5th टर्म। तो होगा क्या, आप 5th तक काउंट कर लेंगे जो वैल्यू है, और फिर 6th वैल्यू को भी लेंगे और उन दोनों को एवरेज कर देंगे। यानी कि 5.5th टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5th टर्म लेते हैं प्लस 6th टर्म को भी लेते हैं और इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इससे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास मीडियन का आंसर होता है। ठीक है बच्चों? तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में। अब देखो डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं मीडियन। अब डिस्क्रीट सीरीज होती है बच्चों जहां पर आपके पास x और f का कॉलम होता है ना? तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से n+1/2th टर्म ही निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है हमारे पास निकालने का। हम यहाँ पर CF बनाते हैं। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को ऐड करते हो। और ध्यान रहे, इसके अंदर भी पहले डेटा आपका x की वैल्यूज वाला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। और जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे x की वैल्यूज को, तो उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी उनके साथ साथ ही मूव करेगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू की होती है वो उसके सामने ही रहती है। ठीक है ना? तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसीज को भी उनके साथ लेके जाना ऊपर नीचे। नाउ तो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 5 है, ये 2 है, फिर अब आपके पास 5 है, 5 5 हो गया हमारे पास 10 और 2 12 12 और 4 16 16 और 3 ले लेते हैं। ठीक है। तो जब ये मान लीजिए आपके पास f दिया हुआ है, तो आप CF बनाएंगे, 5 लेंगे, 5 + 2 7 7 + 5 12 12 + 4 16 16 + 3 19। तो ध्यान रहे जो CF की लास्ट वैल्यू है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल भी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने प्लस करके निकाला है। अब n+1/2th मतलब 19 + 1/2th टर्म कितनी होगी, 20/2 इज 10th टर्म। अब 10th टर्म का मतलब ये है कि आपको CF में चेक करना है कि 10 कहाँ पे लाई करता है। तो हम ध्यान से देखें तो 7 और 12 के बीच में लाई करता है। तो जिन दो वैल्यूज के बीच में ये नंबर लाई करेगा उसमें नेक्स्ट वैल्यू देखनी है आपको 12। क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ। ठीक है ना? मान लो अगर 8 आता मैं तब भी नेक्स्ट ही देखता, 11 आता तो भी नेक्स्ट ही देखता, और मेरे पास 10 है तो भी मैं नेक्स्ट ही देख रहा हूँ। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वैल्यू के सामने आप चले जाओगे x के कॉलम में, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर मीडियन। ये आपका क्या होगा, मीडियन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों? तो ये था डिस्क्रीट सीरीज में। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे निकालते हैं मीडियन। जल्दी से देखते हैं। सीरीज में क्या होता है बच्चों, इंटरवल्स होते हैं। तो देखो इंटरवल्स हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। ठीक है? और फिर हमें सेम फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, 5 2 5 4 4। अब ध्यान देंगे, अब हम यहाँ पर CF बनाएंगे सेम वैसे ही जैसे मैंने डिस्क्रीट में बनाया था, यानी 5 + 2 7 + 5 12 + 4 16 + 4 20। अब सबसे पहला चेंज तो ये है कि अब n+1 नहीं होगा, सिर्फ n होगा, यानी कि n/2th आइटम होगा। ठीक है? n/2th टर्म। n+1 नहीं होता कॉन्टिन्यूस सीरीज में, n होता है ओनली n/2th टर्म। तो n/2th करते हैं तो 20 आएगा, क्योंकि जो CF का लास्ट होता है वही फ्रीक्वेंसी का भी टोटल होता है। तो 20/2 करेंगे तो फिर से 10 आएगा, और 10 आपका लाई करता है 7 और 12 के बीच में। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू पकड़ेंगे और उसके सामने चले जाएंगे। अब लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हम उसके सामने जा रहे हैं तो हमें वैल्यू नहीं मिल रही, हमें मिल रहा है इंटरवल। तो इंटरवल के बीच में से मीडियन का आंसर कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। उसके लिए हमारे पास एक मीडियन का फॉर्मूला आता है, विच इज L1 + n/2 - CF डिवाइडेड बाय f इंटू आई। ये फॉर्मूला है बच्चों मीडियन का। इसके अंदर L1 क्या है, जो आपका इंटरवल सेलेक्ट हुआ है उसके लोअर इंटरवल की वैल्यू, उसकी लोअर वैल्यू यानी कि 20। ठीक है? n/2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 10 आया था। अब ध्यान से CF क्या लेंगे, जो आपने 2 CF सेलेक्ट किए थे ना जिनके बीच में वैल्यू आई थी, इसमें ऊपर वाला यानी कि 7।
ठीक। और एफ जो नीचे लिखा है हमने फॉर्मूला में, ये एफ है। एफ जो लेते हैं वो लेते हैं हम सामने वाला, यानी जो इंटरवल सेलेक्ट हुआ है उसके सामने वाला एफ है 5, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर 5 को। और आई मतलब इंटरवल, यानी इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, दैट इज 10, तो 10 का डिफरेंस है। बस इसको हम सॉल्व करके मीडियन निकाल सकते हैं इजीली, है ना। ये ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से। तो 20 और 10 - 7 इज 3/5 इंटू 10, ठीक है। तो 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6, तो 20 + 6 इज 26। ये लो, तो मीडियन का आंसर आ गया 26। अब आंसर चेक करने का तरीका, जो आपका वैल्यू निकलेगी वो उस इंटरवल में लाए करनी चाहिए, है ना। 26 देखो 20 से 30 के बीच में आता है कि नहीं आता, तो यानी आपका आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, अब एक बार ये तीनों मेथड एक बार आपकी बुक के एग्जांपल से देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये आपकी बुक का है एग्जांपल नंबर 9। अब ध्यान देंगे, जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन में नहीं दी हुई, पर मैंने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आप देखोगे तो शफल्ड है वैल्यूज, छोटी बड़ी वैल्यूज को आगे पीछे लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, मीडियन सॉल्व करने से पहले अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। नाउ अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो हमने इसमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n+1/2th आइटम, राइट। n+1/2th टर्म बोल सकते हैं, आइटम बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो n+1, अब पहले काउंट करो कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। तो यानी कि 8 + 1 / 2 दैट इज 9/2, दैट इज 4.5th टर्म आपका आंसर आ रहा है। अब 4.5th टर्म का मतलब है कि आपको 4th टर्म को और 5th टर्म को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। 4th पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4th पे लिखा हुआ है 15 और 5th पे लिखा हुआ है 17। तो 15 + 17 को अगर आप एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 15 + 17 हो गया हमारे पास 32, 32/2 इज 16। तो आपका मीडियन का आंसर हो गया बच्चों 16। ईजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 11, और ध्यान देंगे क्वेश्चन में जो वैल्यूज है फिर से एक्स के कॉलम की वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखी है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है, आपको हमेशा पहले अपनी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब हम जब CF बनाएंगे तो वही फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो हमें CF बनाना पड़ेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10 एज इट इज, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 30, 30 + 30 60, 60 + 30 90, 90 + 40 इज 130 एंड 130 + 50 इज 180, ठीक है। तो जो CF का लास्ट वैल्यू होती है वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी का भी टोटल भी वही होता है। अब फॉर्मूला क्या था, n+1/2th टर्म। तो n हमारा कितना है इसमें, 180 है ना। तो 180 + 1/2th टर्म करेंगे कितना आएगा, यानी कि 180 1/2, तो कितना आएगा, 2 9 = 18 होता है ना, ठीक है। तो इसको करके आएगा 90.5th टर्म आ जाएगा। 90.5 अब आप CF में चेक करो कहाँ लाया करता है, तो ध्यान से देखो 90 और 130 मिल गया। अब फिर से ये क्लोजेस्ट तो 90 गया, पर मेरे को उससे मतलब नहीं है, हमें नेक्स्ट वैल्यू देखनी होती है, क्लोजेस्ट नहीं देखनी होती। तो 130 के सामने अगर हम जाएं तो हमारे पास x के कॉलम में जो वैल्यू लिखी है दैट इज 45, तो यही हमारा मीडियन है। तो मीडियन का आंसर क्या हो गया, 45, ठीक है बच्चों। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज में। अब एक बार कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखते हैं जल्दी से कि मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों नेक्स्ट आता है आपके लिए एग्जांपल नंबर 12, और ये है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। हालांकि मैंने मीडियन टॉपिक जब समझाया था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक है, पर ये आपकी बुक का एग्जांपल है। एक बार ये भी देखते हैं जल्दी से कि मीडियन कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो फिर से हमें CF तो निकालना ही है, तो सबसे पहले 14 + 23 करेंगे तो 37, 37 + 27 इज 64, 64 + 21 इज 85, 85 + 15 इज 100। तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना होगा, 100 होगा। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो ध्यान रखो हमें n/2th टर्म करना है, +1 नहीं करना है ना। तो n/2th टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 100/2 इज 50। तो 50 कहाँ लाया करता है CF में, 37 और 64 के बीच में। तो नेक्स्ट CF के सामने अगर हम जाएंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड इंटरवल मिल जाएगा, वैल्यू नहीं मिलेगी अभी, इंटरवल मिलेगा 20 to 30। तो अब हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, L1 + n/2 - CF / f × I। तो L1 हो गया मेरे पास 20, n/2 मेरा निकला था 50, CF जो में लेते हैं वो हम लेते हैं ऊपर वाला, यानी कि हम ये लेंगे 37, ठीक है ना। और F हम लेते हैं जो हमारा इंटरवल सेलेक्ट होता है उसके सामने वाली वैल्यू, यानी कि 27, ठीक है। और I हो गया हमारा इंटरवल का डिफरेंस, दैट इज 10, ठीक है बच्चों। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा बच्चों 24.81। तो देख लो 20 से 30 के बीच में लाया करता है ना 24.81, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। तो मीडियन समझ आया तीनों सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्वार्टाइल्स। अब अगर आपने मीडियंस को समझा है तो क्वार्टाइल्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वार्टाइल्स के अंदर हमारे पास 2 क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे हम, Q1 और Q3। अब Q1 के बाद सीधा Q3 आ रहा है, Q2 कहाँ चला गया। एक्चुअली जो Q2 है वो आपका मीडियन ही होता है।
वो आपका मीडियन ही होता है, ठीक है ना। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें पढ़ना है सिर्फ Q1 और Q3। तो अगर आपने मीडियन को अच्छे से समझा है तो Q1 और Q3 को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो Q1 का फॉर्मूला फिर से इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, आपने मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n+1/2। Q1 के लिए हम पढ़ेंगे n+1/4 टर्म, ठीक है। क्या रिप्लेस हो गया, नीचे 2 की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। और जब हम Q3 पढ़ते हैं तो हम लिखेंगे 3n+1/4 टर्म। जो तरीका है निकालने का, इसको सॉल्व करने का, वो सब कुछ सेम रहेगा मीडियन जैसा, सिर्फ ये माइन्यूट चेंज होगा फॉर्मूला में। उसके बाद हम लिखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट में हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, n+1/2 मीडियन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा n+1/4। क्राइटेरिया निकालने का सेम रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, यानी कि वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उसमें से वैल्यू देखी जाएगी, जहां पे वैल्यू लाई करेगी उसमें नेक्स्ट CF के सामने वाली x की वैल्यू आपका Q1 होगा। उसमें मीडियन था, यहां पर Q1 होगा, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला में हल्का सा चेंज है। Q3 में क्या होगा, 3n+1/4 टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके पास जो फॉर्मूला में मीडियन में था वो n/2 था, तो यहां हो जाएगा n/4। यहां क्या हो जाएगा, n/4 टर्म। सिमिलरली Q3 में क्या हो जाएगा, 3n/4 टर्म, 3n/4 टर्म। क्राइटेरिया सेम रहेगा, यानी इनके जो बड़े वाले फॉर्मूलाज हैं वो क्या हो जाएंगे, L1 + n/4 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू I, ठीक है। और 3n/4 क्या होगा, L1 + 3n/4 - CF अपॉन F इंटू I, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने मीडियन को अच्छे से समझा है तो सेम उसी तरह से होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। मैं फिर भी अभी आप लोगों को एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल्स में और मीडियंस में आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन से देखते हैं। फिर से इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। Q1 के लिए फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज में, n+1/4 टर्म, है ना। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स है। तो हम सिंपली कर देंगे 11 + 1/4, ठीक है। 2 हमारा मीडियन के केस में होता है, Q1 में हम 4 करते हैं, तो 12/4, दैट मीन्स थर्ड टर्म इज योर Q1। काउंट कर लो 1 2 3 यानी कि 6, तो Q1 का आंसर मिल गया 6। अब सेम तरीके से हम Q3 भी निकाल सकते हैं, बस n+1/4 की जगह हम क्या करेंगे, 3n+1/4 टर्म, ठीक है। 3n+1/4 टर्म, तो n+1/4 हो गया हमारा वही 11 + 1, 4 तो 4 ही रहेगा, तो यानी कि 3 × 12/4 होगा तो 3 आता है, यानी कि 9th टर्म अब आपका Q3 होगा। काउंट करेंगे, मतलब लास्ट आपकी 11th टर्म थी ना, 11 10 और 9 यानी कि 13, तो Q3 का आंसर हो गया आपके पास 13, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या समझा, इंडिविजुअल सीरीज में Q1 और Q3। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब है मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। आपके डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम कहते हैं मोड, ठीक है। अब फिर से तीनों सीरीज में समझना है, तो तीनों सीरीज में से सबसे पहले कौन सी आती है, इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों इंडिविजुअल सीरीज में तो बहुत इजी है, कैसे, आपको इंडिविजुअल सीरीज में नंबर्स लिखे होंगे, तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार दिख रहा होगा वही हमारा मोड होगा, है ना। चलिए देखते हैं। ये देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर 15 है आपकी बुक का। इसके अंदर आपको वैल्यूज दिख रही हैं 15, 21, 26, 25, 21, 23, 28, 21। तो ध्यान से देखो 21, 21, 21 3 बार दिख गया, और सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर भी यही है, तो यही हमारा क्या हो गया, मोड, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज। बच्चों डिस्क्रीट सीरीज में भी अगर देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन 2 मेथड्स है हमारे पास, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम सिंपल इंस्पेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। एग्जांपल 16 देखेंगे, एज दी हुई है 5 7 10 12 15 18 और नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि ये जो डेटा है ये एक्स वाला डेटा है, और नीचे जो नंबर ऑफ बॉयज है ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो कौन से नंबर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट दिख रही है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, जो कि किसके सामने है, 10 के सामने, तो यही मेरा हो गया मोड। ये था हमारा सिंपल इंस्पेक्शन मेथड। इसी के अंदर एक ग्रुपिंग मेथड भी आता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये देखो बच्चों, ये रहा आपका एग्जांपल 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना है, हमें ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालना है। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमें टोटल 6 कॉलम्स चाहिए, जिसके अंदर से फर्स्ट कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो यानी कि अब हमें बनाने कितने, 5, ठीक है। अब वो 5 कॉलम्स कैसे बनेंगे, यहां पर जो होगा सेकंड कॉलम होगा, क्योंकि फर्स्ट तो हमने फ्रीक्वेंसी को ही नाम दे दिया।
सेकंड कॉलम कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को दो दो करके पेयर करके प्लस करना है, जैसे 4 और 6 को प्लस करना है यहाँ पे, फिर 9 और 7 को, और देन 5 और 3 को, तो प्लस कर सकते हैं। 6 + 4 10 हो गया, और उसके बाद 9 + 7 हो गया हमारे पास 16, और 5 और 3 हो गया 8। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में क्या करना है, अब थर्ड कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी की ऊपर की एक वैल्यू छोड़ दो, यानी कि 4 को छोड़ दो, और फिर सेम दो दो का पेयर करेंगे, यानी कि 6 और 9 को प्लस करेंगे, 6 और 9 के बाद 7 और 5। अब क्योंकि 3 अकेला है तो वो पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। थर्ड कॉलम में अब हम प्लस करते हैं, 6 + 9 हो गया 15, और 7 + 5 हो गया 12। अब फोर्थ कॉलम में क्या करना है बच्चों, फोर्थ कॉलम में आपको तीन तीन वैल्यूज को प्लस करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की कॉलम की ही तीन तीन वैल्यूज का पेयर करना है, यानी कि 4, 6 और 9। किसको प्लस करना है, 4, 6 और 9 को, फिर उसके बाद 7, 5 और 3 को। तो 4, 6 और 9 को अगर हम प्लस करें तो कितना होगा, 6 + 4 10, 10 + 9 इज 19। सिमिलरली अगर हम 7 और 5 देखें 12, 12 + 3 इज 15। अब बनाते हैं फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में आपको क्या करना है, सेम जो हमने पहले किया था, ऊपर की एक वैल्यू छोड़ दो और फिर से तीन तीन का पेयर करेंगे, यानी कि 6, 9 और 7 को प्लस करेंगे, 6, 9 और 7। ठीक है, 6, 9 और 7 को प्लस करने के बाद अगर हम देखें तो 5 और 3 दो ही वैल्यूज बच रही हैं, तो अगर सिर्फ दो वैल्यूज बच रही हैं तो तीन का पेयर नहीं बन पाएगा। तो 6, 9, 7 को प्लस करेंगे, 6 और 9 15, 15 + 7 इज 22, है ना। अब बनता है सिक्स्थ और लास्ट कॉलम। इस कॉलम में क्या करना है, अब आपको ऊपर से दो वैल्यूज छोड़ के तीन तीन का पेयर करना है, यानी कि पहला पेयर बनेगा 9, 7 और 5 का, 9, 7 और 5 का, बस इसके अलावा तीन वैल्यूज है ही नहीं उसके बाद एक साथ, तो यही एक पेयर बनेगा। तो 9, 7 और 5 को प्लस करें तो कितना आता है, 7 + 5 12, 12 + 9 इज 21। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सारे कॉलम्स जो टोटल 6 कॉलम्स हैं, इनके अंदर हर कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल करना है। तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 9 है, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 16 है, थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 15 है, फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू इज 19, फिफ्थ में तो एक ही वैल्यू है तो वही हाईएस्ट होगी, सिमिलरली सिक्स्थ में भी एक ही वैल्यू है तो वही हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो कॉलम्स के नाम हमने लिखे थे हॉरिजॉन्टली, उनको हम वर्टिकली लिख देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे कॉलम्स के नाम लिख दिए हमने। और जो x की वैल्यूज हमने वर्टिकली लिखी हुई थी, इसको हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। ठीक है, 5, 7 खुला खुला लिखेंगे, 10, 12, 15 और 18। अब बहुत सिंपल क्या करना है आपको, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू देखी 9 है, और देखो ये कौन सी वैल्यू के सामने लिखी हुई है, 10 के, तो फर्स्ट कॉलम में जाएंगे और 10 के सामने जाके 1 मार्क कर देंगे। सिंपल, जैसे हम टैली मार्क्स बनाते हैं ना उस तरीके से। अब सेकंड कॉलम में आएंगे, उसमें हाईएस्ट वैल्यू 16। अब 16 फ्रीक्वेंसी कॉलम के दो वैल्यूज को प्लस करके आई थी, यानी कि 9 और 7, और दोनों वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज के सामने लिखी हुई है, 10 और 12। तो सेकंड कॉलम में आप 10 और 12 दोनों के सामने 1 मार्क कर देंगे। सिमिलरली अब थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 15 है, जो कि 6 और 9 को प्लस करके आई थी, तो किसके सामने मार्क लगेगा, 7 और 10 के, तो थर्ड कॉलम में 7 और 10 के आगे मार्क लगेगा। फिर उसके बाद 19 हाईएस्ट है, जो कि 4, 6 और 9 से आया था, यानी कि पहली तीन वैल्यूज, तो फोर्थ कॉलम में पहली तीनों वैल्यूज पे 1 मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आया था 22, जो कि 6, 9 और 7 को प्लस करके आया था, यानी कि 7, 10 और 12 के आगे 1 मार्क हो जाएगा, 7, 10 और 12 के आगे 1 मार्क हो जाएगा। सिक्स्थ कॉलम में 21 आया था, जो कि 9, 7 और 5 को प्लस करके, यानी कि 10, 12, 15, तो 10, 12 और 15 के आगे 1 मार्क कर देंगे। अब हमें सिंपली ये देखना है यहाँ पर कि कौन से वैल्यू के सामने सबसे ज्यादा 1 मार्क है। तो पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में काउंट करें तो 3 है, यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 6 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो और यहाँ पर 0 कोई वैल्यू नहीं है। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 6, और एक कौन सी वैल्यू के सामने है, 10, तो 10 हमारा हो गया मोड। और ध्यान दो, जब हमने सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से किया था तब भी हमारा यही आया था। ठीक है बच्चों, सेम मेथड अब हमें यूज करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो उसमें ग्रुपिंग का तरीका तो सेम रहेगा, लेकिन अब ध्यान से सुनो होगा क्या, जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज करोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यूज की जगह क्या लिखे होंगे, इंटरवल्स लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स की वजह से जब आप यहां पर लिखोगे तो यहां पे भी इंटरवल्स आएंगे। तो जैसे अभी आपकी यहां पर मोड की वैल्यू सिलेक्ट हुई है, वहां पर वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी, वहां पर इंटरवल सिलेक्ट होगा। तो इंटरवल सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी। तो बच्चों ये आपके पास एग्जांपल नंबर 17 कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अगर हम सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट दिख रही है 180, जो कि 35 to 40 इंटरवल के सामने है।
ठीक है, तो डायरेक्टली भी इंटरवल सिलेक्ट हो ही रहे, लेकिन अगर हम इसको ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो भी डेफिनेटली यही इंटरवल सिलेक्ट होगा। ठीक है ना, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ग्रुपिंग ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर चेक करेंगे आपका आंसर। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो कुछ इस तरीके से आपका सॉल्यूशन होगा। अगर सबको टोटल करेंगे तो मेरा फिर से देखो इंटरवल यही सिलेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ये 6, ये 3 और ये 1, और बाकी में भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी फिर से मेरे पास इस मेथड के अकॉर्डिंग भी इंटरवल सिलेक्ट हो गया। लेकिन अभी मोड का आंसर नहीं आया, ये तो इंटरवल सिलेक्ट हुआ है 35 से 40। अब इस इंटरवल में से आंसर कैसे निकालते हैं, उसके लिए होता है मोड का एक फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला होगा बेटा मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I। अब ये F0, F1 और F2 क्या है, ध्यान से देखो। जो आपका इंटरवल सिलेक्ट होता है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारे पास F1, और इससे इमीडिएट पहले वाली F0 और इसके बाद वाली हो जाती है F2। ठीक है, और प्लस ये मॉड में रहते हैं वैल्यूज। मॉड में रहने का मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज अगर नेगेटिव भी आएंगी तो भी आप इनको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देंगे। नाउ अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल देते हैं। इंटरवल तो हमें मिल ही गया, इंटरवल इज 35 टू 40, तो L1 हो गया 35 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 180 माइनस 150 और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 180 माइनस F0 यानी कि 150 और माइनस F2 यानी कि फिर से माइनस का 150 और इनटू में इंटरवल का डिफरेंस इज 5। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 37.5। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 8 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है बेटा, बाकी और भी चैप्टर्स की वीडियोस आने वाली हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहें। और आपको अगर और भी फिर भी डाउट्स आते हैं तो जल्दी से हमारी उन्नति टीम को कांटेक्ट करें। यहाँ पर क्रैश कोर्सेज के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जल्दी से हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे बेटा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। अगर इस वीडियो को में आपको कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो और कोई भी डाउट आता है तो हमारी टीम को कांटेक्ट करो। ऑल द बेस्ट।